हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। आप लोगों ने जो है वो मुख्य परीक्षा पास की है। राजस्थान के करीब 5-6 लाख लोगों ने जो है आरएस का फॉर्म भरा था और उनमें से केवल 2000 लोगों को जो है वो पास किया गया है। ठीक है, लगभग 2000 लोगों को पास किया गया है और उसमें भी नॉन टीएसपी एरिया में 1953 अभ्यर्थियों को जो है वो पास किया गया है। तो आप सबसे पहले तो आप लोग मुस्कुराइए कि आप राजस्थान के मोस्ट इंटेलिजेंट युवाओं में से हैं। 5-6 लाख लोग किसी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और आप लोग उन 5-6 लाख लोगों में से छटनी होके और केवल 2000 लोगों में जो है आप शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप राजस्थान के मोस्ट इंटेलिजेंट 2000 युवाओं में आप शामिल हैं। इसलिए आपको ढेर सारी बधाई और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। हमारे पास कई लोगों के जो है वो फ़ोन आ रहे थे लगातार कि सर इंटरव्यू के लिए क्लासेस करें। तो हमने शुरुआत में कोशिश भी की थी कि पर्सनल गाइडेंस देंगे और 2-2 4-4 स्टूडेंट्स को रोज़ाना जो है वो बैठा के देंगे, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में फ़ोन आने लग गए कि ये संभव नहीं हो सकता था कि पर्सनल गाइडेंस जो है वो दे सकें। तो इसलिए और कई लोग ऐसे भी थे जो कि घर पे थे और कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जयपुर नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों की भी डिमांड थी कि सर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लें और हमें थोड़ा गाइड करें इंटरव्यू के बारे में। वैसे तो आप लोगों को गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास और कर भी रहे होंगे और आप खुद भी गाइडेंस ले भी रहे होंगे। फिर भी कुछ लोगों को ये था कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी अगर ऑनलाइन क्लासेस चलाएं तो वो उनके लिए लाभदायक हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग जो है इंटरव्यू क्लासेस की सीरीज़ में ये जो पहला वीडियो है हम बना रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है वो क्या करना है, इंटरव्यू में किन बातों को ध्यान रखना है। तो आज अपन देखेंगे कि इंटरव्यू का महत्व कितना है, इंटरव्यू के लिए आपको किन किन सेक्टर्स की जो है वो प्रिपरेशन करनी है, किन किन क्षेत्रों की आपको तैयारी करनी है, क्या पूछा जा सकता है, तो आप अपनी तैयारी घर बैठ के कैसे शुरू कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंटरव्यू जो है वो आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। आपकी ज्ञान की परीक्षा मुख्य परीक्षा में ले ली गई है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। ठीक है, कि आपने जो बुक से इतने समय में जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान आपके व्यवहार में या आपके व्यक्तित्व में डला है या नहीं डला है, ये महत्वपूर्ण है। और इंटरव्यू इसी की परीक्षा जो है वो ली जा रही है इंटरव्यू के द्वारा जो है। तो जैसे कि मारवाड़ी में कहावत है, केवल बढ़िया ही जाओ कि बढ़िया जितना गणिया ही हो। मतलब केवल पढ़ना यानी केवल पढ़ाई ही की है तुमने या जितना पढ़ा है उसको अपने जीवन में भी उतारा है, व्यवहारिक जीवन में भी उतारा है या नहीं उतारा है। ठीक है, तो बढ़िया जितना गणिया नहीं गणिया, यानी कि ये इंटरव्यू में आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी कि आप लोगों ने जो मुख्य परीक्षा जो पास की है वो तो आपने बुक्स से पढ़ा और फिर कॉपी के अंदर लिखा, तो वो आपका जो है किताबी ज्ञान है। ठीक है, उसमें टीचर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकता। तो अब इसमें ये कोशिश करते हैं आरपीएससी के मेंबर कि आपके व्यक्तित्व में कितना ज्ञान है, जो ज्ञान आपने लिया है क्या वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन है, इसलिए प्लीज इसको ज्ञान का इसका जो है आधार पूरी तरह से नहीं बनाए। ठीक है, तो अब व्यक्तित्व में इसीलिए व्यक्तित्व जो है उसका परीक्षण करते समय ये देखा जाता है कि कैसे किया जाएगा, तो उसमें भी आपसे क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको उनके जवाब देने हैं। अब कई बार जो है आपको कई क्वेश्चंस के जवाब नहीं आते हैं, तो कई विद्यार्थी जो है वो इंटरव्यू के दौरान ही थोड़े से अपसेट हो जाते हैं या डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप जो है पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं कि माफ़ कीजिए सर या सॉरी सर, मुझे इसका ज्ञान जो है वो नहीं है। तो सॉरी बोलना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, इसके कोई नंबर नहीं काटे जाते हैं, और यहाँ तक कि सॉरी बोलना तो एक बहुत ही अच्छा जो है वो आंसर जरूर है, एक अच्छा जवाब है सॉरी भी।
ठीक है। तो इसलिए आप सॉरी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप इंटेलिजेंट तो हैं, इसीलिए जो है 5 लाख लोगों में से छटनी होके और केवल 2000 लोग आए हैं, मुख्य परीक्षा पास की है, इसका मतलब आपको ज्ञान तो है। अब आपको जो चीज़ें आ रही है उन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उन चीज़ों का जवाब कैसे देते हैं, तो इस चीज़ की जो है वो परीक्षा वहाँ पे ली जाएगी। तो आप इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनैलिटी का परीक्षण है, ठीक है। अब दूसरी बात कि व्यक्तित्व को जो है इतना जल्दी बदला नहीं जा सकता, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि इंटरव्यू जो है वो आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वो आपके व्यक्तित्व का अंग बना है, या केवल आपने किताबी ज्ञान ही प्राप्त किया है और रटी रटाई चीजें ही आपके दिमाग में है, ठीक है। इसमें वो लोग एक्सपर्ट होते हैं इस बात का पता करने में, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट कितना है, महत्वपूर्ण कितना है। देखिए, अब दोनों बातें हैं। यदि आपके मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपके लिए इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं है, और उम्मीद करें आप कि आपकी मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है। 2013 की हमारी स्टूडेंट देवयानी वत्स, ठीक है, उसके वो रिटर्न में टॉपर थी और इंटरव्यू में उसे मात्र 54 मार्क्स जो है मिले थे, 54 नंबर, ठीक है। फिर भी ऑल राजस्थान में उसकी सेकंड रैंक थी, ठीक है, 54 मार्क्स। अब पहले मैं बता दूं कि इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 100 मार्क्स में से नॉर्मली जो है 40 से लेके 80 तक मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर करता है तो उसको 40 से 50 के बीच में जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं, और कोई एवरेज इंटरव्यू देता है, सामान्य इंटरव्यू देता है तो 50 से 60 के बीच में उसको मार्क्स दिए जाते हैं, और थोड़ा अच्छा इंटरव्यू दे देता है तो 60 से 70 के बीच उसे मार्क्स दिए जाते हैं। और बहुत ब्रिलियंट कोई स्टूडेंट है और सारे सवालों के सारे सही जवाब भी देता है, प्लस अच्छे तरीके से भी देता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है और उसका अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा हो, पॉजिटिव हो, इंटरव्यू बोर्ड का दिल अगर जीत लेता है कोई व्यक्ति तो उसे 70 से 80 के बीच में जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। तो यदि आपके 400 प्लस मार्क्स मेंस में हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो उसके बाद इंटरव्यू में भले कितने ही मार्क्स आओ, आपकी रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आपको सिलेक्शन या प्रॉपर आरएस बनने में आपको जो है कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों के लिए इंटरव्यू का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और आप उम्मीद करो कि आप उन्हीं लोगों में से हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में यदि कम भी आते हैं तो आपके मेंस में यदि मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है श्योर है, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है 800 नंबर की थी और 800 में से आपके कितने आए हैं, इंटरव्यू मात्र जो है 100 नंबर का होता है। इसलिए अगर वेटेज देखें तो मुख्य परीक्षा का वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है, इंटरव्यू का वेटेज कम होता है। लेकिन अब मुख्य परीक्षा पास करने वालों में आप सभी लोग हैं, ठीक है, और सभी के तो 400 से ऊपर मार्क्स जो है वो नहीं होंगे, तो 400 से कम जिनके भी मार्क्स हैं उनके लिए ये इंटरव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा और आप लोग देखेंगे कि एक नंबर से जो है एक नंबर पे 10-10, 15-15, 20-20 कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए एक नंबर आपके यदि ज़्यादा आ गया तो आपकी 20 रैंक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ऊपर आ जाएंगे 20 पायदान, और अगर एक नंबर कम होता है तो आप 20 पायदान जो है नीचे आ जाएंगे, और उस एक नंबर से आरएएस बनते बनते आप आरपीएस बन जाएंगे, और एक नंबर और कम आया तो आरपीएस बनते बनते आप जो है बीडीओ, अकाउंट सर्विसेज या कमर्शियल टैक्सेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक एक नंबर का महत्व है, ठीक है, और ऐसे में यदि 5 या 10 नंबर का फर्क आता है तो आप समझ लो कि 100 रैंक का जो है वो फर्क आ जाएगा। तो इसलिए जो लोग ये करीब 370, 80, 90 के आसपास हैं, उन लोगों के लिए ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चूंकि इतना महत्वपूर्ण है और पूरी फसल तैयार हो चुकी है, आपने 2-3 साल की जो मेहनत है, प्रीलिम्स आपने पास किया है, मुख्य परीक्षा पास की है, तो ये इंटरव्यू आखिरी पायदान है या आखिरी पड़ाव है। तो ऐसे में आपकी तैयारी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की जो है वो लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, मेरा ये सजेशन है। और ये अगले आने वाले 2 महीने आपकी जिंदगी के सबसे ज़्यादा क्रूशियल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महीने हैं, इसलिए इस बात का जो है आप
पूरा ध्यान रखें और पूरी गंभीरता से लें कुछ समय के लिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के और एक ही लक्ष्य पे, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी वैसे आपको केवल इंटरव्यू दिखना चाहिए और इंटरव्यू के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, सचिन पायलट का क्या होगा, इन चीज़ों पे आपको अब चर्चाएं नहीं करनी है और आपको केवल और केवल इसी बात पे ध्यान देना है कि आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करें कि इंटरव्यू की तैयारी करते समय खास किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है अपीयरेंस। आप जो है अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आरपीएससी की मेंबर रही हुई है प्रकाशवती जी, जो यूपीएससी की भी मेंबर रही थी, और पहले जब मैं आप ही की तरह मैं भी इंटरव्यू की तैयारी करता था तो मैंने उनकी एक क्लास ली थी। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आता है तो दरवाजे से जब अंदर घुसता है और चेयर पे आके बैठता है, इतने समय में ही हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जो है उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर देते हैं और हो जाता है। क्योंकि उनका रात दिन का अनुभव होता है इंटरव्यू लेने का, तो इसलिए वो सही भी है कि वो पहचान लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति में जो है वो क्या है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो चेयर पे आके बैठता है उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं उससे और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमने इसके बारे में जो सोचा था वो सही है या नहीं है। और उन्होंने कहा कि 90% केसेज में जो है हमने पहले जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था और वो कैंडिडेट उतने मार्क्स का हकदार था, उसका व्यक्तित्व जो है जैसा हमने सोचा था वैसा ही निकला। तो कुल मिला के अब दरवाजे से अंदर घुसा कोई व्यक्ति और चेयर पे आके बैठा तब तक उसने कोई किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है या वो घमंड में ऐसी बात कर रहे हैं, ये उनका अनुभव बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो भाव अभिव्यक्ति है, वो हमारे व्यक्तित्व को जो है वो सामने कर देती है, दिखा देती है सभी लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से जो है सबसे पहली बात आपको अपने व्यक्तित्व को जो है वो सुधारना है। ठीक है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो इम्प्रूव करना है। और बॉडी लैंग्वेज में आपकी किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो है पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता जो है वो होनी चाहिए। आपको देख के ही ऐसा लगे कि ये व्यक्ति एक पॉजिटिव व्यक्ति है। उसके साथ ही आपके चेहरे के ऊपर विनम्रता होनी चाहिए, पोलाइटनेस, शालीनता, मासूमियत, क्यूटनेस, ये चीज़ें जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके भावों में ऐसे यूँ छलकनी चाहिए। आपके चेहरे से जो है मासूमियत टपकनी चाहिए, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड आपको जो है वो अपना सा मानने लग जाए। ठीक है, आपके अंदर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो अहंकार बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए उनको किसी भी तरह से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अहंकारी हो, आप लापरवाह हो, ये चीज़ उनको नहीं दिखनी चाहिए। आप चतुराई या चालाकी करते हो, ये चीज़ जो है वो उनको नहीं दिखनी चाहिए। तो अहंकार, चतुराई, चालाकी, ये लापरवाही, ये चीज़ें जो है आपके व्यक्तित्व से झलकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम देखें कि सबसे पहले तो आप जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, मैं कह रहा हूँ प्लीज़ एक बार फिर इस पे ध्यान दें कि आपकी इंटरव्यू जो देने जा रहे हो इसमें ज्ञान का उतना रोल नहीं है जितना आपके अपीयरेंस का है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का है, आपकी भावाभिव्यक्ति का है। 60% रोल इसी चीज़ का है और वो इसी चीज़ का परीक्षण करते हैं। ठीक है, और उसको सुधारना होगा। ठीक है, अब ये फैक्ट है कि हमारे जो लखन है, हमारे जो माजने हैं, इतने सालों से जैसे डेवलप हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे और हम इतने दिन में इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आज से ही और अभी से ही विनम्र होना है, पोलाइट होना है, अपने घर वालों के प्रति पोलाइट होना है। भले ही आप पे वो पोलाइटनेस थोड़ी नकली सी लगे, लेकिन फिर भी आपको वैसा ही करना है। किसी से भी, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से आर्ग्यू नहीं करना है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, हर व्यक्ति की बात को माननी है। ठीक है, और हर व्यक्ति का जवाब जो है वो मुस्कुरा के देना है। और छोटे मोटे काम होते हैं, हर व्यक्ति का काम में हाथ बटाना है। तो अपने बिहेवियर में ये विनम्रता कुछ दिन के लिए, भले जबरदस्ती ही आपको लानी पड़े, आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप कोशिश कर रहे हो
ये सही में कर रहे हो, उसमें सफल हो भी नहीं हो भी रहे हो या नहीं हो रहे हो, इसका पता अपने आप चल जाएगा जब आपको आसपास से कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो जाए कि भाई देख दिलीप, तुझ पे ये विनम्रता शोभा नहीं देती, तुझ पे सूट नहीं करता, तो ये नकली नकली लगता है। अगर अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं और आप सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर 15-20 दिन आप लगातार इस तरह का प्रयास करेंगे तो ये जो कुछ गुण हैं ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे और आपके अड़ोस पड़ोस वालों को आप नकली लग सकते हैं, क्योंकि वो आपके पहले के लक्षण और माजने जानते हैं, इसलिए ऊपर वाली जो आपकी एक्टिंग है वो उनको जो है दिख रही है, इसलिए उनको नकली लग सकती है। लेकिन आरपीएससी के जो मेंबर हैं वो आपके पहले के लक्षण और माजने नहीं जानते हैं। आप जिस रूप में उनके सामने जाएंगे वही रूप उनके लिए होगा, पहला और आखिरी रूप होगा, इसलिए वो उस पर भरोसा करेंगे। और ये विनम्रता आपके बिहेवियर में भी होनी चाहिए, जो चीज़ बिहेवियर में होती है वो चेहरे से झलकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल मीठा बोलना ही है, बल्कि आपको बिहेवियर में भी सभी लोगों से जो है विनम्रता पूर्वक व्यवहार जो है वो करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, अगर मेरी माने तो। नहीं तो आपको बहुत सारे लोग होंगे सलाह देने वाले, ठीक है, तो उनकी सलाह भी मान सकते हैं। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये, और मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को जो है इस तरह की प्रैक्टिस करवाई है और उन्होंने वो सफल भी रहे हैं इस मामले में। और स्पेशली ये चीज़ जो है ना, शहर के जो बच्चे हैं वो तो वैसे भी क्यूट और मासूम से लगते ही हैं, उनको ये करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब भरतपुर धौलपुर के लोग हैं, तो भरतपुर धौलपुर के दो लोग आपस में अगर प्यार से बात भी कर रहे हैं और अपन देख लें तो अपने को लगेगा अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो, तो अगले कहेंगे भाई साहब हम झगड़ नहीं रहे, हमारी भाषा ही ऐसी है, हमारे बोलने का तरीका ही ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह से झुंझुनू के लोग हो गए, सीकर के हो गए, या चुरू साइड के लोग हैं, ये भी थोड़े अक्खड़ से बोलते हैं, तो इनकी भी भाषा थोड़ी जो है वो अक्खड़ टाइप हरियाणवी का टच आ जाता है, तो वो थोड़ी उसमें पोलाइटनेस की जो है वो कमी दिखती है। तो उन लोगों को ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है, शहर वाले बच्चों को इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करने की जरूरत जो है वो नहीं है। इसी तरह से जयपुर के आसपास के लोग भी जो ढूंढाड़ी बोलते हैं अंडे से कंडे से, ठीक है, तो वो उनकी भाषा भी थोड़ी सी वैसे, जब वो हिंदी भी बोलते हैं तो हिंदी थोड़ी टुकड़े टुकड़े में और वैसी वाली भाषा होती है, तो उनको प्रैक्टिस करनी है। और स्पेशली अपने जैसे जो गांव वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके तो चेहरे पे ही अपने जो है वो ये सारे गुण, मासूमियत और विनम्रता, इन चीज़ों का अपने को ज़्यादा लेन देना होता नहीं है। वैसे दिल से सभी लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो चेहरे पे नहीं होता है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है यही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज कि भाई आपके बिहेवियर में जो है वो अहंकार नहीं दिखना चाहिए, चालाकी नहीं दिखनी चाहिए। तो ये कैसे, तो ये शब्दों में कई बार जो है हम व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, आप जवाब देते समय सबसे पहली चीज है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मिलने वाला हर व्यक्ति, आपको गाइडेंस देने वाला हर व्यक्ति यही कहेगा कि आपको यदि प्रश्न का जवाब आ रहा है तो उसका जवाब दे दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद जब तक आप इंटरव्यू देने जाओगे तब तक करीब 500 लोग आपको ये सलाह दे चुके होंगे। ठीक है, अभी कल परसों जो है वो पर्सनल गाइडेंस में भी हमने सभी को यही सलाह दी कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप जो है वो सॉरी बोल दीजिए, गलत जवाब मत दीजिए। फिर भी दूसरे दिन हमने वापस मॉक इंटरव्यूज लिए, सभी ने गलत जवाब दिए। और आप लोग जब हमें मॉक इंटरव्यू देने के लिए आओगे, शर्तिया कहता हूं कि आप सभी लोग जो है वो गलत जवाब देंगे। जब 500 लोग आपको कह देते हैं कि गलत जवाब नहीं देना है, सॉरी बोलना है, तो फिर भी आप गलत जवाब देंगे। क्यों देंगे? होता यह है कि जब बोर्ड हमें क्वेश्चन पूछता है तो बहुत कम समय होता है हमारे पास डिसीजन लेने का, और हम पे तुरंत जवाब देने का प्रेशर होता है, और इतना समय नहीं होता है कि हम ये सोचें कि ये सवाल सही है या नहीं है, तो इसलिए ये हमारी प्रैक्टिस में ही नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति के तुरंत मुंह से जवाब निकल जाता है और उसे लगता है कि वो सही जवाब दे रहा है। ठीक है, उसे लगता है वो सही दे रहा है, बाद में वो गलत निकलता है। ठीक है, प्रीलिम्स के समय मैं ही कहा करता था कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो और प्रथम दृष्टया जो भी लगता है कि ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो मैं कहता था कि वो जवाब दे दो, टिक लगा दो उस पर,
वो सही होगा, 90% चांस है कि वो सही होगा। तो प्रीलिम्स में होता था। इंटरव्यू में जस्ट उल्टा होता है। जब भी आपको लगता है कि इसका ये जवाब हो सकता है, 90% चांस है कि वो जवाब गलत होगा। इंटरव्यू में प्रीलिम्स में 90% चांस है कि सही होगा, और इंटरव्यू में 90% चांस है कि वो जवाब गलत होगा। तो प्लीज जो है ये गलत जवाब नहीं दें। हालांकि अब ये आप सोचने मात्र से ये भी नहीं होगा, इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊं आपको। वैसे मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मुझे भी पता है, पर फिर भी खेल लेते हैं। इंडिया में ज़्यादातर सभी लोग खेलते हैं, और जो है ज़्यादातर जो है उनमें से अच्छे प्लेयर नहीं होते हैं। मैं क्या, 2 घंटे की फील्डिंग करते हैं और तीसरी चौथी बॉल पे हमेशा ही आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी फिर भी खेलता हूँ, आजकल भी खेल लेता हूँ कभी, और जब भी खेलता हूँ मैं, तो मैं ये प्रण करके जाता हूँ पिच पे कि भाई मैं कम से कम 10 बॉल तो प्लेड करूंगा, रोकूंगा। कम से कम 2 घंटे फील्डिंग की है तो 10 बॉल तो खेल के जाए, क्या हर दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 10 बॉल तक मैं एक भी शॉट नहीं घुमाऊंगा, पिच पे जाता हूँ। बॉलर जो दौड़ना जो शुरू करता है, तब दिमाग में एक बार फिर आता है कि दिलीप शॉट नहीं घुमाना है, तुझे प्लेट करना है, आधा शरीर आगे रखना है, आधा बैट रखना है, विकेट ढक जाएंगे। क्योंकि आजकल अपन खेलते हैं तो एलबीडब्ल्यू रखते नहीं है, टेनिस बॉल से खेलते हैं, लगने का भी कोई डर नहीं है। सब कुछ कर लेता हूँ, और जस्ट 2 सेकंड बाद बॉल आती है, और वही होता है। तो थोड़ी देर पहले जो प्रण लिया था कि शॉट नहीं घुमाएंगे, लेकिन शॉट घूम जाता है। जो बॉल आती है, वो जो एक कम टाइम होता है, उसमें जो है वो गलती हो जाती है, और हर बार होता है, हर बार प्रण लेता हूं, हर बार होता है। तो आपके साथ भी यही होगा। आप सोचोगे कि भाई गलत जवाब नहीं देना है, लेकिन उस समय गलत जवाब निकलेगा, तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं? आपको गलत जवाब नहीं देना है। गलत जवाब देते हो, इंटरव्यू बोर्ड ये मानता है कि आप उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है गलत जवाब नहीं देना है। तो ये एक आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपकी लापरवाही को दर्शाता है। आप, इसका मतलब आप लापरवाह हो, कुछ ही बोल देते हो। आपको क्वेश्चन पूछा कि आपको जवाब पता है या नहीं है, और आप कुछ भी जवाब दे रहे हो। ठीक है, जबकि ऐसे लापरवाह प्रशासक उनको नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपको जितना पूछा जाता है उतना ही जवाब दें। लोग क्या है कि थोड़ी डेढ़ होशियारी कर देते हैं, अतिरिक्त चीजें बताने की कोशिश करते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करते हैं, जो आपको नहीं पूछा गया। ठीक है, तो जितना पूछा गया है आप उतना ही जवाब दें, न उससे कम दें और न उससे ज्यादा दें। लेकिन फिर भी लोग जो है वो पूछा कुछ और है, जवाब कुछ और ही दे रहे हैं, अलग डायमेंशन में ही जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। अगर उनको जरूरत है एडिशनल चीजें और पूछ लेंगे वो। ठीक है, तो ये दूसरी चीज ध्यान रखनी। तीसरी चीज है, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, कारण नहीं बताना है, या बहाना नहीं बनाना। ठीक है, हमारे टाइम में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, तो हमारे एक दोस्त के जिसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उसे बोर्ड के मेंबर्स ने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अब उसने क्या है, उसने सीधा कह दिया कि सॉरी सर, मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी। उसने बताया, उसने कि भाई इसलिए मुझे हिस्ट्री का क्यों पूछ रहे हो, मुझे हिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, अब हिस्ट्री का सामान्य प्रश्न था, बोर्ड को बहुत बुरा लगा कि ऐसा थोड़ी होता है, आपको कारण थोड़ी पूछा है क्यों नहीं आता। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको आ रहा है तो जवाब दे दो, नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दो। और अगर फिर आगे पूछे कि भाई तुम्हें आना ही चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये, तो तुम कह सकते हो नहीं सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप पहले से ही बहाने, ये जो बहाना नहीं, ये एक्सक्यूज देते हो, इस वजह से मुझे नहीं आ रहा है। वजह बताने की जरूरत नहीं, आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आपको सॉरी बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जो है अतिरिक्त जवाब जो है वो नहीं देना है, गलत जवाब नहीं देना है। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं देना है। और कई बार जो है हम, एक तो क्या है कि आदमी का अहंकार झलकता है जवाब देने में। ठीक है, हमारे टाइम में जो है एक व्यक्ति आरएस का इंटरव्यू देने के लिए गया, और उससे पूछा उससे कि भाई आप इतने टाइम से जो है केवल तैयारी कर रहे हो, क्या तरीका है, और कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, पिछले 7 साल से तैयारी कर रहे हो। इतना सही कहा था, अब तुम साइड में कोई काम कर रहे हो तो वो बता दो। लेकिन उसने जवाब दिया कि साहब मैं तैयारी कर रहा हूँ 7 साल से, और मैंने जो है आईएएस के एग्जाम भी दिए हैं, 2 बार आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है, और मैं बहुत कम मार्क्स से वहां पे रह गया।
तो उससे ये नहीं पूछा, लेकिन वो बोर्ड को ये बताना चाहता है कि वो एक योग्य व्यक्ति है और आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचा है और आईएएस में भी बहुत कम मार्क्स से रहा है। उसे लगा कि ये मैसेज इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए जिससे कि वो समझे तो सही कि मैं क्या चीज हूँ। तो ये उसके शब्दों में एक तरह का अहंकार झलक रहा था और बोर्ड मेंबर्स को ये बात बहुत चुभी और उसे कहा कि भाई अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, फिर तो आप तो आईएएस बनने लायक हो, कम मार्क्स से रहे हो, अगली बार अच्छे से तैयारी करना, आप जाओ और तैयारी करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और उनका इंटरव्यू जो है वो वहीं समाप्त कर दिया। ठीक है, तो प्लीज ये आपके शब्दों में कहीं पर भी अहंकार नहीं झलकना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, या तो वो आपकी उपलब्धि के बारे में अगर वो पूछे तो बताओ। ठीक है, जब आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट के बारे में पूछे और आप बीच में बता रहे हो मैं क्रिकेट में वहां तक खेला हुआ भी हूं और मेरे पास सर्टिफिकेट है, ऐसे चला के आपको नहीं बताना। अगर वो पूछे कि अच्छा आपकी हॉबी है तो स्कूल में खेले होंगे तो कहाँ तक आप पहुंचे थे, तो आप बताओ कि मैं स्टेट तक पहुंचा था या नेशनल लेवल तक खेला हुआ हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, कहीं तो लोग जो है अहंकार ज्यादा, अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ा के ज्यादा बताते हैं, वहां तो अहंकार होता है। कई बार लोग जो है विक्टिम कार्ड ज्यादा खेलते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा गरीब बताते हैं। ठीक है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, परिवार पे इतनी विपदाएं आई है। ठीक है, तो ये जो विक्टिम कार्ड है ना, ये देखिए नेचुरल जिनकी भी प्रॉब्लम्स है और उनके बारे में इंटरव्यू बोर्ड के लोग जो पूछते हैं, तो वो नेचुरली अगर निकल रही है, वो पूछ रहे हैं और उतने ही अगर आप जवाब दे रहे हो, ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन आप सिर्फ सहानुभूति और दया के पात्र बनने की कोशिश करते हो इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो एक बात ध्यान रखना, वो भी दान करते हैं, इंसान है और अपने जैसे जो है वो हर साल सैकड़ों लोगों का जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए उनको पता रहता है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। तो प्लीज ज्यादा विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। आप जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा गरीब, जरूरत से ज्यादा असहाय, ठीक है, वो आपको अपने आप को नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये इन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है बोलते समय। तो ये इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उनके सामने जाएगी। ठीक है, आपका व्यक्तित्व उनके सामने जाएगा। अब आप पता नहीं कितना इसमें ध्यान रख पाओगे वैसे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज, तो ये जो अब तक मैंने बताया ये है केवल आपका अपीयरेंस कैसा है और आपका बात करने का तरीका कैसा है, जिससे कि आपका व्यक्तित्व उनको पता चल जाए। अभी तक हमने क्वेश्चन आंसर की बात ही नहीं की है। उसके बाद दूसरी जो बात है, वो अगली जो बात है वो है कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल। ठीक है, अपन ने जैसे भी अपन मान्यता रखते हैं कि आरएस के अंदर जो है प्री उसका पास होता है जो सबसे ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में पास वो होगा जिसने लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा की है और इंटरव्यू में पास वो होगा जिसने बोलने का अभ्यास ज्यादा किया। ठीक है, तो एक बात तो ये मान लो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। ठीक है, हाँ, शहर के जो लोग हैं शुरू से ही शहर में पले बढ़े हुए हैं, उनकी भाषा पर जो है वो पकड़ है, लेकिन अपने जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए और ग्रेजुएशन तक भी जो है वो राजस्थानी मारवाड़ी में ही बात की है और हिंदी भी अपन ने ढंग से बोलनी बाद में सीखी है, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ी सी जो है वो दिक्कत होती है। वैसे नॉर्मली आप जो है वो दोस्तों से जब भी बात करते हो तो आपकी भाषा में जो है वो फ्लुएंसी, एक तारतम्य जो है, कंटिन्यूटी जो है वो होती है। लेकिन जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे हमें खड़ा किया जाता है तो वो हमारी जो तारतम्यता है या जो फ्लुएंसी है वो कम हो जाती है और ऐसे मौके कम ही पड़ते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो प्लीज बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से मुख्य परीक्षा के लिए आपने लिखने की खूब प्रैक्टिस की है, उसी तरह से इस समय आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है? ठीक है, आप दोस्तों के सामने भी जो है मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं और उनके सामने बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कारगर जो है वो ये है कि आप कांच के सामने बैठिए। ठीक है, और क्वेश्चंस जो कि आरएस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग भी क्वेश्चन पेपर के सेट तैयार कर रहे हैं, तो आप कांटेक्ट करते हैं और ले सकते हैं और आप यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज देने के लिए आएंगे तब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे जो है वो आप इमेजिन करें कि मेंबर है सामने, इंटरव्यू बोर्ड है और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कांच के सामने बैठ के और आपको उसके जवाब देने हैं ऊंची आवाज में, जोर से। ठीक है, और उससे और लगातार 1 घंटे तक हमेशा ही जो है ये आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी है।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5-10 दिन के अंदर ही जो है आपकी भाषा की फ्लुएंसी जो है वो आ जाएगी। ठीक है। तो कांच के सामने बैठकर 1 घंटे प्रतिदिन जो है वो बोलने का अभ्यास करना है, और बोलना है, आंसर्स बोलने हैं। और इसके लिए इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इस पे भी अपन आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्लीज ये जो है इसका भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 2 बातें हैं, आपके व्यक्तित्व का, आपका अपीयरेंस कैसा है और आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। क्योंकि जो आपके व्यक्तित्व में है, जो आपको नॉलेज है, वो आपको संप्रेषण करना है उसका, ठीक है, वो बताना है। तो वो जब तक भाषा अच्छी नहीं होगी तब तक जो है वो सही तरीके से नहीं बताया जाएगा। और सामान्यतः अपन अच्छे बोल देते हैं, लेकिन जब भी अपने सामने महत्वपूर्ण लोग बैठे हों, इंटरव्यू बोर्ड बैठा हो और हमारे जीवन मरण का प्रश्न वहां निर्धारित होना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर प्रेशर आना वाजिब है। और उस प्रेशर में हमारी फ्लुएंसी कितनी रह पाती है, इसके लिए हमें अतिरिक्त तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। तो प्लीज ये दूसरी सलाह जो है वो आप जरूर जो है वो माने। ठीक है। तो और ये जो 2 पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। अब अपन तीसरे उस पर पहुंचते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, और आपको जो है वो तैयारी किस किस चीज की करनी है। तो सबसे पहले तो डेफ, ठीक है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यूपीएससी का जो भरवाया जाता है उसे डेफ बोलते हैं शॉर्ट में, और फुल फॉर्म इसकी है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो वो जो डेफ है आपको अभी भी भरवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका सीवी कह दो, उसे नॉर्मली सीवी कहते हैं, या बायोडाटा कह सकते हो आप उसको, सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको वो तैयार करना है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले एक बात खास ध्यान रखनी है कि इन दिनों आरपीएससी जो पिछले कई सालों से आपके नाम को और आपके जो रोल नंबर है उनको गोपनीय रखती है, कॉन्फिडेंशियल रखती है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपके बारे में जो भी जानकारी लिखी हुई होगी पेज के ऊपर, उसमें आपका नाम नहीं होगा और आपके रोल नंबर नहीं होंगे, एक कोड वर्ड होगा, जिससे कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो है इंटरव्यू बोर्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। अब आगे आरएस के इंटरव्यू जब शुरू होंगे तब पता चलेगा कि इस बार भी आपके नाम और रोल नंबर को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये आप लोग उस समय पता कर ही लोगे। ठीक है। तो यदि जैसा कि पहले इतने सालों से रखा जा रहा है कॉन्फिडेंशियल, वैसे ही अगर आगे भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको चलाकर अपना नाम या अपने रोल नंबर कहीं पर भी नहीं बताने हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं और आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप मूर्ख हो, आप आरपीएससी के जो इंटेंशंस हैं उनको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप जानबूझ के चालाक बन रहे हो और आप बोर्ड के किसी मेंबर से जो जिसके पास आपने कोई सिफारिश लगा रखी है उसको आप जो है वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, उस तक मैसेज भेजना चाह रहे हो। इसलिए अगर आप नाम बता देते हो जब वो गोपनीय रखने की कोशिश करे तो ये आपकी ढेर होशियारी मानी जाएगी और पूरे इंटरव्यू पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके बारे में पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या आप अपने बारे में बताएं, तब भी आपको अपना नाम नहीं बताना है। ठीक है। और अगर जा रहा है आपके सामने ही फॉर्म भरा जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आप बता दो। लेकिन इतने सालों से, इससे पहले जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, कोमावत साहब के बाद से ये ट्रेडिशन जो है वो शुरू हुआ था, और तो उसमें नाम और रोल नंबर कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। इसलिए प्लीज आप जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन दो तो अपना नाम आपको नहीं बताना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपको अपनी एजुकेशनल जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताना है, आप जिस व्यवसाय में हो वो बताना है आपको। ठीक है। जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि भाई मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैंने 10th उस स्कूल से इतने परसेंटेज से उस ईयर में की थी, और मैंने 12th इस ईयर में की थी, और उसमें मेरे सब्जेक्ट्स ये थे, ग्रेजुएशन इस ईयर में इस कॉलेज से की थी, इस यूनिवर्सिटी से की थी, और उसमें मेरे परसेंटेज इतने हैं और ईयर ये था। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन ये होता है। और फिर उसके बाद जो है कि भाई मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में की है, और फिर उसके बाद मैं किस व्यवसाय में हूँ, किस प्रोफेशन में हूँ, ठीक है, कब से कार्यरत हूँ वहाँ पे, ये आपको जो है बताना है। ठीक है। तो एक बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि आपको अपना नाम जो है वो नहीं बताना है। तो आपका जो इंटरव्यू है जो शुरू होगा, ठीक है, तो शुरू होते ही जो है आपसे सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप थोड़ी देर से वहाँ के एनवायरनमेंट से जो है थोड़े फैमिलियर हो जाए। आपसे जाते ही बहुत
टफ क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। सिंपली पूछेंगे कि चलिए बताइए आपने 10th कौन से ईयर में की थी, कहाँ से की थी, क्या परसेंटेज रहे थे, 12th कब की थी, क्या परसेंटेज रहे थे, क्या सब्जेक्ट्स थे, कॉलेज आपने कहाँ से की है। ठीक है, तो ये सिंपल, ताकि आप वहाँ फैमिलियर हो जाओ और आपके अंदर जो धड़कनें बढ़ी हुई है और आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, वो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है आपसे नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके 10th और 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज होते हैं और ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज कम होते हैं, तो उनका फिक्स क्वेश्चन है कि आप पहले इतने परसेंटेज थे, वो उसके बाद इतने कम हो गए, क्या कारण है, आप उसके कारण बताएं। तो ये जिनके भी ये कम हुए हैं तो वो लोग इसका जो है वो आंसर तैयार करके रखें। दूसरा वो पूछेंगे कि अच्छा आपने 12th में तो ये सब्जेक्ट्स थे और ग्रेजुएशन में आपने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किए हैं, साइंस से आर्ट्स ली है, तो वो आपसे पूछेंगे पहले साइंस ली थी अब आर्ट्स क्यों ली है। ये फिक्स क्वेश्चन है जो पूछा ही जाएगा। या फिर आपका कोई गैप आ रहा है कि 10th के 2 साल बाद 12th होनी चाहिए लेकिन आपकी 3 साल बाद 12th हो रही है, 12th के 3 साल बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए लेकिन आपको 4 या 5 साल लग रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि ये गैप किस कारण से जो आया। तो इसका भी एक अच्छा सा जवाब, वाजिब जवाब, जो उनको सही लगे ऐसा जवाब जो है वो आपको उनको जो है वो देना है। ठीक है, तो ये आपसे जो है वो पूछा जाएगा शुरू शुरू में। और उसके बाद जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, जिले के बारे में तमाम जानकारियां जो है वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो जिले के बारे में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे पहला तो आपका डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री जो है उसके बारे में, अगर कोई महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट या कोई घटना हुई है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस जो है अगर आपके जिले के अंदर है, ऐतिहासिक स्थल है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, या कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति आपके जिले का कोई हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो आपके जिले की जो हिस्ट्री है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो तैयार होनी चाहिए। और हिस्ट्री के बाद डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपके जिले में जो है वो अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा जाता है। अगर आपके जिले में बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है तो उस इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के क्या बेनिफिट्स है, उन इंडस्ट्रीज से जो है वो क्या नुकसान हो सकता है, क्या खतरे हैं, पॉल्यूशन वगैरह को कितना है, वर्तमान में इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, इसके भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिनरल्स कहाँ कहाँ कितने, आपके जिले में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, खनिज संसाधन कैसे हैं, फसलें कौन सी होती है, एग्रीकल्चर में फसलें कौन कौन सी होती है वहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से जो पशुपालन की क्या स्थिति, कौन कौन से पशु मुख्यतः, अगर आपके जिले में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है या दूसरा या तीसरे तरीके का व्यवसाय भी है, तो आप कौन कौन से पशु सामान्यतः जो है वो आपके जिले में जो होते हैं। और इसके साथ ही आपकी डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है, आर्थिक समस्याएं क्या क्या आ रही है, आर्थिक विकास में क्या क्या बाधाएं आ रही है, और आर्थिक संभावनाएं क्या है, किन किन क्षेत्रों में जो है वो इकोनॉमी के सुधरने की गुंजाइश है, संभावनाएं हैं। और पर्यटन की दृष्टि से आपके जिले में कौन से प्रमुख स्थान है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान है जहाँ पे पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं या और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, या धार्मिक स्थल जो है वो आपके जिले में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के बारे में जो है वो आपको मैंने जो बताया है वो आप सबको तैयार होना चाहिए। इसके बाद जिले का जो भूगोल है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहले तो सीमाएं जो है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर टच कर रहा है तो कितना कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेशनल बाउंड्री जो है वो, जो अब राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमावर्ती जो जिले हैं, दूसरे राज्यों से अगर आपके जिले की सीमा टच कर रही है तो फिर दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि चलो बताओ सामने वाला जो राज्य है उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे आपकी जो है वो बॉर्डर जो है टच कर रहा है। तो पड़ोसी राज्यों के जो जिले हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। राजस्थान के पड़ोस में जैसे ऊपर से पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, गुजरात ले लें, तो इनके कौन कौन से जिले, उन राज्यों के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान को टच कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। फिर आपका जो जिला है वो चारों तरफ से किन जिलों से जो है वो घिरा हुआ है, किन किन से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो है वो ज्योग्राफी सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए आपको अपने जिले के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपके जिले में अगर कोई नदी है या नदियां हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए, उस नदी का उद्गम कहाँ से है, फाइनली वो नदी कहाँ जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से उस नदी के बारे में, नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहाड़, पर्वत या ऐसी कोई भी चीज़ है आपके जिले के अंदर है और उनकी स्पेसिफिक कोई नाम है, ठीक है, तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। खनिज संसाधन, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये अपन उसमें भी देख लिया, इकोनॉमी में भी इसमें भी है कि वो खनिज संसाधन जो है वो आपके जिले में कौन से हैं। नेशनल हाईवे आपके जिले में कौन कौन से गुजर रहे हैं, और वो नेशनल हाईवे वैसे मूल रूप से कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेशनल हाईवे हो गए, और उसके बाद जननांकीय आंकड़े, ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा, आपके जिले की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, आपके जिले की साक्षरता की दर कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो नेशनल लेवल पे जारी किया जाता है उनमें राज्यों की जो होती है, और राजस्थान का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जिले की जो है वो कौन सी रैंक है। तो ये चीज़ें, डेमोग्राफिक जो आंकड़े हैं अपने राज्य के, अपने जिले के, वो आपके जो है वो सब तैयार होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी सबसे ज़्यादा ये जानने की कोशिश करती है कि जिस जिले में रहते हो इतनी नॉर्मल अवेयरनेस आपकी है या नहीं है कि अपने आसपास की घटनाओं के बारे में आप जो है वो ध्यान रखते हो, ठीक है। उसके बाद जो है तो ये हो गया। इसी तरह से राज्य में मिट्टियाँ, अगर बालू मिट्टी है, काली मिट्टी है, कितने तरह की मिट्टी जो है वो आपके जिले में जो है वो मिलती है, इसके बारे में आपको जो देखना है। सामाजिक दृष्टि से आपके जिले में जो है कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं, सामाजिक बुराइयां कौन सी है, ठीक है, और उनको रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, सरकार ने क्या उपाय किए हैं, लोकल लेवल पर लोगों में जागरूकता जो है कैसे फैलाई जा सकती है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक प्रथाएं या सामाजिक रीति रिवाज जो है वो है, आपके कौन से मेले लगते हैं या तो कौन से त्योहार आपके राज्य में विशेष रूप से जो है वो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन कौन सी सामाजिक धारणाएं, मान्यताएं आपके जिले के अंदर जो है वो है, उनके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद राज्य का जो पॉलिटिकल सिनेरियो या कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ठीक है। तो आपके राज्य में तहसीलें कितनी है, आपके राज्य में पंचायत समितियां कितनी हैं, आपके राज्य में नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम जो भी हैं वो कितने हैं, ठीक है। और आपके जो है विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र से एमएलए कौन कौन है। लोकसभा क्षेत्र आपके जिले में, आपका जिला जो है कितने लोकसभा कितने लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, या फिर कौन से लोकसभा क्षेत्र में आपका जो हिस्सा है वो आ रहा है, या आपके जिले के हिस्से कई लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से में आ रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य यदि आपके कोई है, राजस्थान के जो 10 सदस्य हैं राज्यसभा में, उनमें से अगर कोई आपके क्षेत्र से जो है आ रहा है तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। जिले में कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, तो ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो आपको अपने जिले के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद समसामयिक करंट में आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी घटना घटित हुई है, या कोई चर्चित व्यक्ति रहा है जिसने कोई उपलब्धि हासिल की है किसी भी फील्ड में, ठीक है, वो किया है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है वो आपको पूरा तैयार रहना है। और आरपीएससी की सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तैयारी सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में करनी है, जो जो मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप किस प्रोफेशन में हैं, ठीक है, जिस व्यवसाय में हैं उसके बारे में प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप टीचर हैं तो शिक्षा विभाग के बारे में पूछे जाएंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, राजस्थान में साक्षरता की स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्तर और सुधारा कैसे जा सकता है। टीचर्स जो है इनको बहुत सारे दूसरे काम भी करवाए जाते हैं, और इसलिए क्या शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। शिक्षा का जो है वो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आप क्या क्या सुझाव जो है वो देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे शिक्षक हैं तो उनसे पूछेंगे। पुलिस बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति है तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेना से कोई आ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको सेना के बारे में जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी प्रोफेशन है आप ये मान के चलो, अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी का 60 से 80% इंटरव्यू आपका जो है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पे ही चलना है।
इसलिए सबसे ज़्यादा तैयारी आपको उसी की करनी है जो किसी प्रोफेशन में है, और अगर आप प्रोफेशन में नहीं है तो ये आपका विषय है भी नहीं। उसके बाद जो पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया, दूसरा प्रोफेशन हो गया, तीसरी जो प्रेफरेंस रहती है नॉर्मली आरपीएससी की, तो वो है अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, एमबीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, बीएड कर रखी है, किसी ने लॉ कर रखी है, तो ये इसके बारे में जो है निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर बता दूं, ग्रेजुएशन के बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं होती, क्योंकि आरपीएससी के मेंबर्स को भी पता है कि तुम लोगों ने 1 वीक सीरीज पढ़ के ही पास की होगी ग्रेजुएशन। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो निश्चित रूप से वो उम्मीद करते हैं कि अब इसने जो है वो मास्टर है उस सब्जेक्ट का, और मास्टर है तो उससे ये उम्मीद की जा सकती है, तो उस पर ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई लोग जो हैं वो छुपाते हैं अपनी एमए की डिग्री या वो, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आप जो भी हैं, जिस फील्ड से हैं, जिससे भी एमए किया है आपने, वो बताएं ताकि आप उसके बारे में प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, तो वो आपका होम ग्राउंड होगा, ठीक है। नहीं तो आरपीएससी वाले कुछ और पूछेंगे, वो क्या पता आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, पर कम से कम इसमें ये तो है कि आप पहले से तैयार करके गए हैं, तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 या 3 के जवाब आपको आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जिन्होंने भी किया है ये ध्यान रखें, इनसे सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा तो आपके डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाएंगे, सेकंड नंबर जो है वो आपके प्रोफेशन से पूछे जाएंगे, थर्ड नंबर पे अगर आए हम उसे दें, रैंकिंग दें, प्रेफरेंस दें, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा जो है उससे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमे जिन्होंने भी किए उनसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आप जब इतने पैसे सरकार के वहाँ खर्च करवाए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के वहाँ पैसे खर्च करवाए, और अब आप यहाँ क्यों आ रहे हो? आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर बनो और देश की सेवा करो। अब आप जो है प्रशासन में क्यों आना चाह रहे हो? एमबीए किया है तो आप मार्केट में जाओ, मार्केट से रिलेटेड जो जॉब है वो करो, यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो इसका अच्छा सा जवाब जो है वो आप तैयार करके रखें, आप निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि अब जब आपने इंजीनियरिंग की है, आपने जो है वो एमबीए किया है, तो चलो आ भी जाओगे तो आप किस तरह से अपने उस ज्ञान का प्रयोग एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो करोगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें, आपको निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो है करंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल के तीनों ही तरह के करंट जो है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कब तक का, कितना पीछे जाके जो है बैक डेट में जाके जो है ये तैयारी करनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे सामान्यतया जो है वो पिछले 6 महीने की जो है वो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 6 महीने की तैयारी करनी है तो ये है कि भाई 7 महीने पहले का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो उन मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो 7 महीने पहले का क्वेश्चन भी पूछ ले, ठीक है। तो पर अपन इतना ही कर सकते हैं, इतना ही हो सकता है, और उससे पहले की चीज पूछने की संभावना कम रहती है। और वैसे नॉर्मली तो 1 महीने का करंट आपके ढंग से पड़ा हुआ होना चाहिए, 1 महीने, पिछले 1 महीने में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में जो है वो होगा। और पिछले 10 दिन के न्यूज़पेपर तो आपको ये पूरी तरह से रटने मतलब उनकी छोटी से छोटी जो खबर है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रोजाना सुबह इंटरव्यू लेने वाले लोग भी आप और मेरी तरह इंसान है, वो भी रोज सुबह अपनी तरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो न्यूज़पेपर में छपी हुई घटनाएं उनके मन को भी आंदोलित और उद्वेलित करती है, तो निश्चित रूप से वो जो है वो क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो पिछले 10 दिन के न्यूज़पेपर्स जो है वो बहुत अच्छे, एक एक खबर पढ़ी हुई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो करंट के बारे में ये आपको जो है ध्यान रखना है, करंट का घटनाक्रम जितना भी है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, परंपरागत जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। परंपरागत प्रश्नों में जैसे नॉर्मली आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, ज़्यादातर लोगों के स्टूडेंट्स के सवाल क्वेश्चन होता है कि सर आप बताएं कि इसका क्या जवाब दें। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग सभी से पूछा जाता है, और इसलिए इसका कोई भी एक जवाब आपको रटाया नहीं जा सकता, और सभी अगर हम ही बताएंगे और एक ही जवाब होगा, सबके रटा हुआ होगा, तो उनको खुद को पता चल जाएगा, और वो नहीं चाहते हैं कि आप रटा रटाया या बुकिश लैंग्वेज का कोई जवाब दें। आप जवाब ऐसा दें जो आपके व्यक्तित्व से झलक रहा हो, आपके दिल से निकल रही हो वो आवाज,
ठीक है। तो आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, आपको आरएस बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ठीक है। हम आप ही को आरएस क्यों बनाएं इतने सारे लोगों में से, आप बताएं, देखें, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, आपके जीवन का आदर्श कौन है, आपके खुद के बारे में मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, आप अपनी कमियां बताएं, आपके सकारात्मक पक्ष बताएं, ठीक है। तो इसके अलावा जो, तो ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्हें ट्रेडिशनल क्वेश्चन कहते हैं, ये नॉर्मली जो है सभी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन ये कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे, हम इनका भी एक सेट बनाएंगे और वो आपको देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन पे जिन पे हम अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस तरह के प्रश्नों के क्या जवाब दिए जाने चाहिए ये नहीं बताएंगे, किस तरह से दिए जाने चाहिए, आपको किस तरह से जो है इनकी तैयारी करनी है, ये अगले वीडियो में जो है अपन देखेंगे। और परंपरागत प्रश्नों के बाद जो है फिर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था, वैसा का वैसा आपको राजस्थान के बारे में पढ़ना है। अब राजस्थान के बारे में पढ़ते समय दो बातों में ध्यान रखिए, एक तो हिस्ट्री पढ़नी है और ज्योग्राफी, मेनली ये दो चीजें हैं, ठीक है। हिस्ट्री में मेवाड़ की हिस्ट्री पर आरपीएससी का बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक है, सभी का फोकस होता है, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास जो है पूरे भारत में एक महान इतिहास के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, तो इसलिए आरपीएससी भी इस बात को मानती है। और नॉर्मली जो है मेवाड़ के इतिहास से जो है वो छोटे छोटे पुंजा भील वगैरह उनके बारे में भी, जो छोटे छोटे जननायक हैं उनके बारे में भी जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपको ढंग से पढ़ना है, आपको डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री ढंग से पढ़नी है, बाकी वाला कम भी पढ़ो तो चलेगा। और साथ में एक बता दूं, मैं बाद में भूल जाऊं क्या बता, अजमेर के बारे में भी आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है राजस्थान के साथ, ठीक है। अजमेर के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि आरपीएससी के जो मेंबर हैं वो अपॉइंटमेंट के बाद से ज्यादातर समय वहीं रहते हैं, तो अजमेर से वो ज्यादा परिचित होते हैं। तो आदमी जहां रहता है उसके आसपास का उसके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए उनके मुंह से स्वतः अजमेर के बारे में प्रश्न निकल जाते हैं। तो अजमेर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें, अजमेर शहर के बारे में, शहर में जो जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ लें। और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में तो ज्यादा कुछ है नहीं, इकोनॉमी में दो तीन पर्यटन के बारे में पूछे जाएंगे या जो जो इंडस्ट्रीज हैं इनके बारे में पूछे जाएंगे। लेकिन राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके जो आपके मेंस में आपने पढ़ी होगी उनको एक बार ढंग से वापस जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान, आपको जो है वो तैयार करना है। और उसके बाद में आरएस मेंस में आपके जो सब्जेक्ट थे, आरएस मेंस 800 नंबर का है, आपने इतने सालों से आप पढ़ ही रहे हैं, उनकी भी एक बार वापस जो है रीडिंग लगा लें। अब उसमें लोग क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं, क्या छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो मेरा वैसे तो देखिए इंटरव्यू के बारे में कोई भी पहले से ये नहीं बता सकता कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम गैस कर सकते हैं, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं जो भी लगा रहा हूँ ये एक अनुमान है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है उसकी तो हम तैयारी नहीं कर सकते, सभी चीज़ों की तो तैयारी हम कर नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो उसमें जो है उसमें भी जो है आपके जो सिलेबस है उसमें से इकोनॉमी के बारे में जो समसामयिक घटनाक्रम है इकोनॉमी से रिलेटेड, या इकोनॉमी की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं बैंकिंग वगैरह इनके बारे में पूछा जा सकता है, पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन ये आपको थोड़े ज़्यादा याद करने हैं। इंडियन हिस्ट्री के बारे में छोटे फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में कोई एनालिटिकल क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएंगे कि महाराणा प्रताप और अकबर में से आप किसे महान मानते हैं, आपकी नज़र में जो है औरंगजेब क्या एक धर्मांध शासक था या नहीं था। तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। फैक्ट नॉर्मली वो जो है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके फैक्ट आपसे फैक्ट ही पूछे जाएंगे, उसमें एनालिसिस ज़्यादा जो है वो नहीं पूछा जाएगा। आपके आरएस मेंस के जो सिलेबस से आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो किसको देनी है, तो आरएस मेंस में आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो देनी है इकोनॉमी को, पॉलिटी को, आईआर को और हिस्ट्री को, ठीक है। हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो आरएस मेंस का सिलेबस हो गया। उसके बाद आते हैं अपन हॉबी पे, ठीक है। तो हॉबी जो है, अब देखिए
कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सर हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। बिल्कुल आप सही हो, ज़्यादातर लोगों की हॉबी होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जिस परिवेश में जन्मे हैं और जिस परिवेश में हमारा लालन पालन हुआ है और जिन संघर्षों के दौर से गुजरे हैं, तो वहाँ हॉबी पूरा करने का समय हमारे पास नहीं था। हमें अपने सपने पूरे करने में सारी एनर्जी लगानी थी, ठीक है। जैसे तैसे करके किस तरह से इस एग्ज़ाम में सफल हुआ जाए, यही हमारी प्राथमिकता रही हुई है। तो इस वजह से नॉर्मली ये आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, उनको भी पता है कि नॉर्मली सब हॉबी होती नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी डेवलप करनी पड़ती है, आपको तैयार करनी ही पड़ेगी हॉबी, ठीक है। हॉबी वाला जो कॉलम है आपका, जो डेफ होगा, जो वहाँ पे फॉर्म भरवाया जाएगा, कई बार उसमें वो होता है कॉलम और कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। पर हो या नहीं हो, आपको तैयार करनी है, क्योंकि नहीं भी है उसमें तो भी जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनकी रूटीन प्रैक्टिस में ही होता है कि कोई किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उनके मुंह से स्वाभाविक ही प्रश्न निकलता है, ये चलिए बताइए आपकी हॉबी क्या है। तो इसलिए आपको हॉबी तैयार जो है वो करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, एकदम से आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। क्यों नहीं है भाई हॉबी? आप मनुष्य हो, आप में मानवीय संवेदनाएं हैं, आप में भावनाएं हैं, ठीक है। तो हॉबी क्या होती है कि जब भी व्यक्ति जो है फ्री टाइम होता है तो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसे करने में उसे सुकून महसूस होता है, जिसे करने में उसे आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। और हर व्यक्ति जो है वो कोशिश करता ही है कि वो कुछ ऐसा सुकून भरा काम करे। ये ठीक है कि अपने पास इतना टाइम, फ्री टाइम मिला ही नहीं कि हमने उसको विशेष रूप से डेवलप किया हो हॉबी को और उसको पूरा समय दिया हो। हमने समय नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करने की, ऐसा काम करने की तो हमारी इच्छा होती होगी जिससे कि हमें सुकून मिले। तो अगर आप अपने दिल को, मन को टटोलोगे तो आपको कहीं न कहीं आपकी हॉबी दिख जाएगी। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हॉबी नहीं होती है, इसलिए आप ये मान के चलें कि आपकी भी कोई हॉबी है। फिर इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपकी हॉबी हो, तैयार कर लो कोई सी। तो हॉबीज जो है वो आपको डेवलप करनी है, और नहीं तो भी तैयार तो करनी है, ठीक है। और उसमें भी कई लोग होते हैं कि हॉबी इस तरह की रखो कि जिसमें कम से कम क्वेश्चन बने, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की सलाह जो है आप ना माने। हॉबी ऐसी रखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनने की गुंजाइश हो, प्लस जो है उसमें स्टैंडर्ड अच्छे स्तरीय प्रश्न बनने की संभावना हो। क्योंकि आरपीएससी में आपका इंटरव्यू जब चल रहा है तो किस तरह के क्वेश्चंस पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्न वो पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, अगर उन प्रश्नों का स्तर अगर ऊंचा है तो निश्चित रूप से आप मानो कि उसमें अगर आप गलती नहीं करते हो तो मानो कि आपको जो है वो अच्छे स्लैब में, आपको 70 नंबर वाले स्लैब में आपको रखा जाएगा। और आपको केवल राजस्थान की मिट्टियाँ और फसलें और भेड़ें और पशु पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि वो आपको जो है इस योग्य नहीं मान रहे हैं कि आपको जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे या इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आप चर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका जो इंटरव्यू है वो स्तरीय प्रश्नों पे जो है वो चले, एनालिटिकल क्वेश्चंस पे आपका इंटरव्यू जो है वो चले। तो हॉबी आपके पास एक वो स्कोप देता है कि भाई आपको कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ हॉबी का चयन करते समय, हॉबी प्रिपेयर करते समय इन बातों का जो है ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त भी आपकी जो भी आप हॉबी रखते हैं और उसके बारे में कोई चर्चा करना चाहते हैं तो हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर संपर्क कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस तो कोरोना की वजह से नहीं चल रही है, लेकिन आप में से कोई अगर मॉक इंटरव्यू जब हम लें तो उस दौरान आप हमसे जो है इसके बारे में डिस्कस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉबी ऐसी रखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रश्न बनते हो, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो संभावना ये है कि 5 कुछ आप हॉबी तैयार करके गए हो, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनके जवाब देने की प्रोबेबिलिटी या संभावना बढ़ जाती है। अगर हॉबी ऐसी है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो फिर वो कहीं और से पूछेंगे, तो ऐसे फील्ड से पूछेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जो आप तैयार करके गए हो उससे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाए। और इसके बाद फिर नंबर हो तो हॉबी का सीक्वेंस में जो हमने देखा कि ये 8वां नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नंबर आता है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स। अब किसी के प्रोफेशन में भी कोई नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी है, ठीक है, तो उससे जो है वो ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन को सबसे आखिर में जो है वो रखा है।
और इसमें भी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनसे तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के कोई हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट चूंकि आप मेंस में भी पढ़ते हो और उस समय भी पढ़े हुए हैं तो इनसे क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन एक सीक्वेंस देखें तो आपको जो तैयारी करनी है एक बार फिर से, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में तैयारी करनी है, सेकंड नंबर पे आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके बारे में तैयारी करनी है, तीसरे नंबर पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो है वो तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे करंट की तैयारी करनी, करंट इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का जो करंट है वो पढ़ना है। उसके बाद परंपरागत प्रश्न जैसे कि आरएस क्यों बनना चाहते हो टाइप के जो प्रश्न होते हैं, अपनी कमियां या दोष बताओ। फिर राजस्थान के बारे में तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है आरएस का जो सिलेबस था मुख्य परीक्षा का उसके बारे में तैयारी करनी है। उसके बाद आपको हॉबी को तैयार करना है और उसके बाद ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करना है। तो ये एरिया हैं जहां से आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, जो मैंने बताए हैं सीक्वेंस बना ली होगी और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही एक बात और है न्यूज़पेपर के बारे में। तो न्यूज़पेपर के बारे में कि आप जो एक तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आप रेगुलर जो है वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो नियमित रूप से एक पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका या भास्कर जो भी आप पढ़ते हैं दोनों बता दें। ठीक है, और दोनों में से जो भी हैं वो बता दें और उसके बाद जो है वो उस न्यूज़पेपर को आप वाकई नियमित रूप से सीरियस होकर पढ़ते हैं या लापरवाही से पढ़ते हैं, ये चेक करने के लिए वो पूछेंगे कि चलो राजस्थान पत्रिका जहाँ लिखा है जस्ट उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक संस्कृत का छोटा सा कोटेशन लिखा होता है, आपने अगर इतने दिन ध्यान नहीं दिया है तो आज जरूर ध्यान देना। फिर वो पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आप लापरवाह हो, आपके सामने जो चीज़ आती है आप उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, दूसरा वो पूछेंगे कि जो है इंटरनेशनल न्यूज़ कौन से पेज पे आती है, तो कौन से पेज का मतलब उनका ये नहीं है कि पेज संख्या क्या है, क्योंकि पेज संख्या तो न्यूज़पेपर की हमेशा चेंज होती है। तो कि भाई इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो पीछे से सेकंड लास्ट जो पेज होता है उस पर आती है। ठीक है, फिर वो पूछेंगे खेल न्यूज़ कहाँ आती है। ठीक है, फिर वो पूछेंगे बिजनेस के बारे में न्यूज़ कहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये और फिर वो ये भी पूछेंगे कि ये यहाँ इस तरह से सेट क्यों किया जाता है सारे न्यूज़पेपर, लगभग ज़्यादातर न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जो है तैयारी करनी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है वो शुरुआत के पेज पे होती है। ठीक है, और या फिर जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है, क्योंकि आदमी न्यूज़पेपर को या तो इधर से खोलता है या इधर से खोलता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो मेन पेज पे आ गई। उसके बाद सेकंड महत्वपूर्ण जो है वो पीछे वाले पेज पे आ गई। ठीक है, उसके बाद एक पेज पलटते ही आपके शहर की न्यूज़ जो है वो होती है, क्योंकि आदमी को अपने आसपास की घटनाओं में बहुत इंटरेस्ट होता है। फिर उधर से एक पेज यूं मोड़ने के बाद इधर की तरफ देखो तो खेल पृष्ठ होता है, तो खेलों में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उधर से पलटोगे तो राजस्थान की न्यूज होगी, उधर पलटोगे तो बिजनेस की न्यूज होगी, और संपादकीय सबसे बीच में होता है, क्योंकि इधर से पलटो या इधर से पलटो सबसे आखिर में संपादकीय आता है। तो शायद ऐसा कुछ वो पता करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न जो है वो नॉर्मली पूछते हैं। तो संपादकीय लोग सबसे कम पढ़ना पसंद करते हैं। कौन पढ़ता है? कोई बहुत आप जैसे तैयारी करने वाले व्यक्ति पढ़ ले तो पढ़ ले, बाकी को मतलब नहीं होता, सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है, जिसलिए वो हमेशा बीच में होता है संपादकीय वाला पेज। ठीक है, तो आपको ये फिर उस न्यूज़पेपर के साथ सप्लीमेंट कौन कौन से आते हैं। ठीक है, भास्कर में मधुरिमा कब आती है, बाल भास्कर कब आता है वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर उस पेपर में कि रेगुलर जो है एडिटोरियल लिखने वाले कौन कौन होंगे, इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं उन पे एडिटोरियल कौन लिखता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उन पे नॉर्मली एडिटोरियल इसमें कौन लिखता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है न्यूज़पेपर के बारे में ये तैयार करके रखें। ठीक है, और उसके अलावा जो है जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जाएं उस दिन के सारे न्यूज़पेपर्स आप सुबह सुबह देख लें, और उनमें से फिर जो है आपसे पूछा जाएगा कि आज की जो है 5 पॉजिटिव खबरें, सकारात्मक खबरें बताओ, तो आपको सीक्वेंस से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले और कम महत्वपूर्ण है उसके बाद 5 नेगेटिव खबरें बताओ। ठीक है, दुर्घटना की, लूटपाट, डकैती, आतंकवाद से रिलेटेड ये नेगेटिव जो घटनाएं हैं वो 5 बताओ कौन कौन सी थी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये उस दिन आपको जो है वो पढ़ के जाना है। ठीक है, और उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि अजमेर में थोड़ा दैनिक नवज्योति ज़्यादा चलता है,
तो शायद वो वहाँ के जो मेंबर्स वगैरह वो पढ़ते हैं, तो आप उस दिन जो है अजमेर में दैनिक नवज्योति भी जो है वो जरूर पढ़ के जो है बजाएं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूज़पेपर को जो है वो आप अच्छे से जो है वो तैयार करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी, और इसी श्रृंखला में अगले वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे कि आरएस में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम इन पे चर्चा करेंगे कि इनके जवाब किस प्रकार से दिए जाने चाहिए, किस दिशा में आपके आंसर जो है वो होने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।